जी कल हम चैप्टर 16 कर रहे थे, पेज 374 निकाल लें। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा। असल में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे टैक्स वाले, एफबीआर वाले डिफरेंट तरीके निकाल रहे हैं लोगों से टैक्स लेने के। तो उसमें एक तरीका उन्होंने ये निकाला है कि नादरा के डेटाबेस से ये देखें कि लोगों के पास क्या क्या है। वहाँ से इनको अंदाज़ा होगा कि लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है, और वहाँ से अंदाज़ा होगा कि अगर लोगों के पास इतने एसेट्स हैं, प्लॉट्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ इन्होंने अपने नाम लगवाई हुई हैं, तो अगर लोगों के पास ये सब कुछ है तो इसका मतलब है लोग कमा भी अच्छा खासा रहे होंगे। तो ये है एक अप्रोच कि नादरा के थ्रू एफबीआर चले। तो नादरा शेल शेयर द रिकॉर्ड विद द बोर्ड। नादरा रिकॉर्ड शेयर करेगा बोर्ड के साथ, फेडरल बोर्ड के साथ नादरा रिकॉर्ड शेयर करेगा, जिसमें नादरा इसको बताएगा कि एक बंदे के पास कौन से एसेट्स हैं, किस किस शहर में हैं, तो ये सारी डिटेल शेयर करेगा। नादरा विल आइडेंटिफाई द इनकम्स विच आर नॉट असेस्ड। फिर उसकी बेस पे नादरा ये भी बता सकता है कि कौन कौन सी इनकम जिसकी ऐसी हैं जिस पर टैक्स नहीं लगा। वो किस बेस पे नादरा बताएगा ये हमें इससे कंसर्न नहीं है, बस बताएगा तो बताएगा। नादरा बताएगा कि कौन कौन सी इनकम जिसकी ऐसी हैं विच आर नॉट असेस्ड, यानी जिन पे टैक्स नहीं लगा। नॉट असेस्ड का मतलब यानी टैक्स वालों की नज़र से नहीं गुजरी वो। फिर नादरा एक इंडिकेटिव टैक्स निकालेगा उसका कि हमारे ख्याल से ये इसका टैक्स बनता है। इंडिकेटिव टैक्स शैल बी कम्युनिकेटेड बाय एफबीआर टू टैक्स पेयर। एफबीआर फिर इसको टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करेगा, भाईजान हमें नादरा वालों ने बताया है तुम्हारा इतना टैक्स बनता है, तो टैक्स पेयर हम तुम्हें ये कम्युनिकेट करने लगे हैं। अब आगे दो ऑप्शन हैं, पर्सन पेड द टैक्स, वो बंदा टैक्स पे कर दे, हाँ, तो फिर पेमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। यार ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पता है क्या होता है? ये होता है कुछ, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके बारे में हमने अपनी राय बदल ली है, और जो अब आपने टैक्स सही जमा करा दिया है वही हमारे भी राय है। तो बस ये कुछ इस किस्म का होता है। ये लफ्ज़ है, इसको बस अभी जहन में रख लें। अच्छा, अगर वो बंदा बेचारा सुस्त हो और वो बंदा कोई हमारे जैसा हो और वो टैक्स जमा ना कराए, नादरा ने जो डिटेल शेयर की है एफबीआर के पास और एफबीआर ने बाद में याद दहानी भी करवाई, फिर भी इस बंदे ने टैक्स जमा नहीं करवाया, तो अगर वो बंदा टैक्स जमा ना करवाए तो फिर बोर्ड उसके ख़िलाफ़ क्या लेगा? एक्शन लेगा। तो तरतीब ये हो गई कि नादरा अपना रिकॉर्ड बोर्ड से शेयर करेगा, नादरा इनकम्स बताएगा जिन पे टैक्स नहीं लगा, नादरा टैक्स कैलकुलेट करेगा, बोर्ड ये इंडिकेटिव टैक्स कम्युनिकेट करेगा एफबीआर यानी एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स पेयर को। अगर टैक्स पेयर टैक्स पे कर दे तो वेल एंड गुड, अगर पे ना करे तो बोर्ड उसके खिलाफ एक्शन लेगा। उसी तरतीब से चलते हैं। नादरा शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड्स, वही जो नीचे मैंने लिखा हुआ था, नादरा शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड। नादरा ऑन इट्स ओन मोशन, खुद, और ऑन एप्लीकेशन बाय बोर्ड या बोर्ड के कहने पर। नादरा खुद या बोर्ड के कहने पर शेयर इट्स रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन विद द बोर्ड फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। टैक्स बेस ब्रॉड करने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के जाल में फंसें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स जमा करवाएं। तो नादरा खुद या बोर्ड के कहने पर कुछ रिकॉर्ड्स शेयर करेगा और इंफॉर्मेशन शेयर करेगा विद द बोर्ड, ताकि जिन लोगों से टैक्स लिया जाता है उनकी बेस जरा ब्रॉड की जा सके। नादरा में आइडेंटिफाई इनकम्स, नादरा में आइडेंटिफाई रिसीट्स, नादरा में आइडेंटिफाई एसेट्स, नादरा में आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज, नादरा में आइडेंटिफाई लायबिलिटीज, नादरा में आइडेंटिफाई एक्सपेंडिचर्स, नादरा में आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस दैट हैव एस्केप्ड असेसमेंट। ऐसी ट्रांजैक्शन जो भूल गया है टैक्स पेयर, इनकम में डालना भूल गया है। स्केप्ड असेसमेंट, असेस होता है जज करना टैक्स वालों की तरफ से, तो वो जज करते हुए टैक्स वाले भूल गए हैं, यानी टैक्स पेयर ने नहीं बताया तो फिर टैक्स वालों ने कहाँ से जज करना था। हैज़ बिन अंडर असेस्ड, जिन पे कम जो है वो टैक्स लगा है, हैज़ बिन अंडर असेस्ड। स्केप्ड असेसमेंट लफ्ज़ याद करें पहला, यानी भूल गए हैं। अंडर असेस का मतलब तुम्हें असेस तो किया है हमने लेकिन कम असेस किया है, तुम्हारी जजमेंट, तुम्हारे बारे में हमारी जजमेंट ज़्यादा थी लेकिन तुम्हें अंडर असेस कर लिया गया। हैज़ बीन असेस्ड एट अ लोअर रेट, तुम्हारे पे लोअर टैक्स रेट लग गया है।
और हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव रिलीफ, या तुम्हें बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ और रिफंड या ज़्यादा रिफंड दे दिया गया है, या have been misdeclared or misclassified under a particular head। ऊपर से मिला के पढ़ना, ट्रांजेक्शन दैट हैव इधर अब दोबारा तो नहीं आना चाहिए, काट दें। ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन मिसडिक्लेयर्ड और दैट हैव बीन मिसक्लासिफाइड अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। कोई ट्रांजेक्शन अगर किसी हेड ऑफ इनकम में मिसक्लासिफाई हो गई है, तरतीब देखें वही चल रही है जो नीचे हमने पढ़ी है। नादरा शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड्स, नादरा में आइडेंटिफाई इनकम्स। तीसरा पॉइंट छोड़ें, नादरा में कंप्यूट इंडिकेटिव इनकम एंड इंडिकेटिव टैक्स। नादरा निकालेगा इंडिकेटिव इनकम और इंडिकेटिव टैक्स। नादरा निकालेगा इंडिकेटिव इनकम कि हमारे ख्याल से तुम्हारी इनकम कितनी है और हमारे ख्याल से तुम्हारा टैक्स कितना है ऑफ एनीवन, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, using artificial intelligence, using mathematical modeling, using statistical modeling or any other modern device or calculation method को नादरा यूज करेगा और इसका टैक्स निकालेगा और इस बंदे की इनकम निकालेगा। The indicative income, the indicative tax computed by Nadra shall be notified by board to the relevant person। वही जो हमने यहां पढ़ा, कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर बंदे को बताया जाएगा, पुत्र आजा, तू मारा गया है, तुझे नादरा ने पकड़ लिया है, तेरा इतना टैक्स बन रहा है। द इंडिकेटिव इनकम एंड इंडिकेटिव टैक्स कंप्यूटेड बाय नादरा shall be notified by the board to the relevant person। अब आपके पास ये ऑप्शन है, टू पे द डिटरमिन्ड अमाउंट ऑन सच टर्म्स कंडीशंस इंस्टॉलमेंट्स डिस्काउंट रेप्राइव्स रिलेटिंग टू पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। रेप्राइव्स होते हैं माफ करना, मेरे ख्याल से ये देख लें जरा डिक्शनरी में भी एक दफ़ा, पेनल्टी को माफ कर देना। हाँ, कैंसल और पोस्टपोन द पनिशमेंट, कैंसल कर देना पेनल्टी को। तो the person shall have the option to pay the determined amount on such terms, conditions, installments, discounts, cancellation of penalty, cancellation of default surcharge, and the time limit will be prescribed by board जब तक टैक्स जमा करवाया जाए। वो भी बोर्ड बताएगा कब टैक्स जमा करवाने हैं। अब बुरा बच्चा टैक्स पे नहीं करेगा और अच्छा बच्चा टैक्स पे कर देगा। In case the person does not pay such tax liability within the time prescribed, the board shall take action upon the basis of tax liability computed above। बोर्ड अब उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उसे टैक्स रिकवर करेगा। और अगर if the person pays such liability, such payment shall be considered to be an amended assessment order। बस आगे कुछ लिखा हुआ है, इसको तो आप काट देंगे। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 में। पॉइंट 3 रह गया था, द बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नादरा। बोर्ड वो इंफॉर्मेशन जो नादरा ने कम्युनिकेट किया उसे यूज करेगा एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैविंग जुरिस्डिक्शन। यानी बोर्ड ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए उस इलाके के कमिश्नर को भी बताएगा। तो छोटा सा लिख लें, बोर्ड विल इन्फॉर्म कमिश्नर। पॉइंट 3, लेकिन पेपर में कमिश्नर ना लिख के आएगा, पेपर में लिख के आएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी। बोर्ड में इन्फॉर्म कमिश्नर, बोर्ड इस इलाके के कमिश्नर को बताएगा कि पुत्र आजा, ये बच्चा फंस गया है, अब इससे टैक्स ले ले।
ओके, आगे चलें जी। अच्छा, ये कुछ रिकॉर्ड्स थे जो कल हमने पढ़ने थे, जो रह गए थे, इनकी तरफ आते हैं। पेज नंबर 369। Taxpayer is required to maintain proper books of accounts, documents and records. टैक्स पेयर ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, कुछ रिकॉर्ड्स रखने हैं, कुछ अकाउंट्स रखने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। एवरी टैक्स पेयर अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, एवरी टैक्स पेयर अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसने कौन से रिकॉर्ड रखने हैं? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड इन द डिटेल्स, कौन से पैसे आए, कौन से पैसे गए और उनकी डिटेल क्या है। आपने क्या चीज़ें सेल की हैं, क्या चीज़ें परचेज की हैं, और क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और क्या ऑब्टेन की हैं सर्विसेज। चीज़ें सेल की हैं, मिसाल के तौर पे बिस्किट सेल की हैं, परचेज क्या की हैं, बिस्किट ही परचेज किए थे। सर्विसेज क्या प्रोवाइड की हैं, भाईजान लॉ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल। ऑल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर, आपने अपने एसेट्स बताने हैं। ऑल लायबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर, मेरे ऊपर कौन कौन से लोन है, कौन कौन से क्रेडिटर है मेरे, उनकी डिटेल बतानी है। अगर एक टैक्स पेयर इंगेज है असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग बिजनेस में, यानी चीजें बना रहा है, सारी एक ही बात बन गई ना, असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग। माइनिंग कान से चीजें निकाल रहा है, चीजें बना रहा है। और लाइक एक्टिविटीज, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की चीजें बतानी है, यानी क्या क्या खर्चा आ रहा है आपका चीजें बनाने पे। उसमें आपका मटेरियल यूज हो रहा होगा, उसमें आपका लेबर यूज हो रहा होगा। अदर इनपुट्स को ओवरहेड्स लिख लें, ओवरहेड्स भी कहते हैं, अदर इनपुट्स को ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो चीजें बनाने में आपका क्या क्या खर्चा आ रहा है, इसकी डिटेल आपने रखनी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन फॉर 6 years। ये अकाउंट्स कितने सालों के लिए मेंटेन करने हैं आपने? 6 सालों के लिए। आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट, कल ये पढ़ लिया था वैसे हमने। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, लेकिन अगर एक कोर्ट केस पेंडिंग हो जाए तो फिर इसका रिकॉर्ड रखें जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए। ये तो रिकॉर्ड हो गई जी, उन लोगों ने संभाल के रखने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। याद कर ले जबानी, दोबारा इधर बैठे बैठे याद करने आसान है। मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल एंड परचेज, एसेट्स, लाइबिलिटीज। और अगर आप ये कर रहे हैं तो ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट को हाईलाइट करें, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, यानी मटेरियल, लेबर और अदर इनपुट्स। एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी, कंपनीज के अलावा बाकी लोग, डिराइविंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कंपनीज के अलावा, ये तो सबके लिए है ना, कंपनीज के अलावा ये सब लोगों के लिए है। ये कंपनीज के अलावा बाकी लोग जो है इंडिविजुअल एओपीज, उन्होंने क्या संभाल के रखना है? देखें लिखा हुआ है टैक्स पेयर्स अदर देन कंपनीज डिराइविंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें पहले वो लोग हैं जिनके बिजनेस इनकम 5 लाख तक है, और या फिर या भी हो सकता था इधर, या नए टैक्स पेयर हैं जो डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो ये जरा पढ़ लें डिटेल आप। टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख, ऐसे टैक्स पेयर जिनकी बिजनेस इनकम 5 लाख तक है और नए टैक्स पेयर्स हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, उन्होंने क्या रखना है? सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, या कैश रसीद या कैश इनवॉइस। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार जो है वो कई दफा कॉपी से एक सफा फाड़ के आपको देता है जिसपे वो आपको रसीद बना के देता है। वो सफा आइडियली दुकानदार के पास सीरियली नंबर होना चाहिए ताकि पता चले आज के दिन कितनी दफा सेल हुई, 100 दफा सेल हुई, 150 दफा सेल हुई, 300 दफा सेल हुई। तो उस सफे को सीरियली नंबर होना चाहिए। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश इनवॉइस, इनवॉइस होनी चाहिए, इनवॉइस आपके पास रसीद होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका बिल कह सकते हैं आप, फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट, यानी जो भी चीजें आपने सेल की हैं या जो भी बेच के आपके पास पैसे आए हैं। कंटेनिंग द फॉलोइंग, इस रसीद पे क्या लिखा होना चाहिए? टैक्स पेयर का नाम लिखा होना चाहिए, यानी बिजनेसमैन का नाम लिखा होना चाहिए, और द नेम ऑफ हिज बिजनेस, या उसके बिजनेस का नाम लिखा होना चाहिए, और एड्रेस लिखा होना चाहिए इस पे, आपका नेशनल टैक्स नंबर लिखा होना चाहिए आपका। आप अब दुकानों पे जाते हैं, अगर आपको ऐसी रसीदें नहीं मिलती तो इसमें दुकानदार का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं है। उसका बड़ी बड़ी दुकानों पे चीजें खरीदने जाएं,
अगर आप फ्रिज ओवन वगैरह, फिर आपको ऐसी रसीदें मिलेंगी भी। CNIC लिखा हो दुकानदार का, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होना चाहिए। तो जुबानी याद करें जी, सीरियली नंबर डेटेड, डेट भी लगी होनी चाहिए, सीरियली नंबर डेटेड इनवॉइसेस एंड रसीद फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग। टैक्स पेयर का नाम लिखा होना चाहिए, उसके बिजनेस का नाम लिखा होना चाहिए, उसका पता लिखा होना चाहिए, उसका नेशनल टैक्स नंबर लिखा होना चाहिए या CNIC लिखा होना चाहिए, और उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। द डिस्क्रिप्शन, द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स। इसके बाद चीजों की डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए, क्या बेचा, अमरूद बेचे, केले बेचे, आपने जो है वो गंदम बेची, क्या बेचा। द डिस्क्रिप्शन, द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। अच्छा, अब कई दफा ना आप ऐसा करते हैं कि दुकानदार जो है ना कस्टमर को रसीद नहीं देता, बस अपने रिकॉर्ड में एक संभाल के रख लेता है। तो फिर वेयर ईच ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, जहाँ 100 रुपये से कम की चीज़ें बेच रहे हैं, कोई 10 रुपये की टॉफ़ी बेच दी, 20 रुपये की किसी को कोई और चीज़ बेच दी, किसी को 10 रुपये की तुलसी बेच दी, किसी को जो है वो 15 रुपये की आपने जो है शाही मेवा बेच दिया। तो वेयर ईच ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, 1 और मोर कैश मेमोज पर डे फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन्स। फिर आप एक या एक से ज़्यादा कैश मेमोज उसके बना लें, 1 और मोर कैश मेमोज उसके बना लें, एक ही सफ़े पे बेशक उसकी डिटेल लिखते रहे। वेरी ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, तो 1 कैश मेमो उसका बना लें, हर ट्रांजेक्शन को एक ही सफ़े पे लिखते रहे बस, फिर कस्टमर को भी देने की ज़रूरत नहीं। फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन, जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको 1-2 सफ़ों पे कॉपी पे लिख लें, बस कॉपी लिख लें या कैश मेमो उसका नाम रख लें, जो भी नाम रख लें। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, रोजाना जो पैसे आए उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, डेली रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स, डेली रिकॉर्ड ऑफ परचेज, डेली रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, अ सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट्स, यानी कि डेली रिसीट्स की सिंगल एंट्री, सेल्स की, परचेज की और डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस की सिंगल एंट्री रिकॉर्ड बेशक रख लें। डेली रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट्स एक ही बात है। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स या सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट्स। वाउचर्स ऑफ परचेजेस, जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उनके वाउचर होने चाहिए। वाउचर से मुराद बिल, वाउचर से मुराद असल में यार बिल नहीं होता, वाउचर से मुराद असल में ये होता है कि जब आप चीज़ खरीदते हैं ना, जो उसका बिल होता है, बिल के साथ आप एक वाउचर बनाते हैं कि ये चीज़ मैंने खरीदी है अपने रिकॉर्ड के लिए, तो ये परचेज़ का असल में वाउचर होता है। आप परचेज़ कर लेते हैं चीज़, परचेज़ करने के बाद अपने रिकॉर्ड में एक सफ़ा बनाते हैं जिस पे आप लिखते हैं कि मेरी परचेज़ की वैल्यू ये और मैंने ये परचेज़ की है, तो वाउचर ऑफ परचेज़ एंड एक्सपेंसेस। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए आपके पास अगर आपका बिजनेस 5 लाख से कम आपकी इनकम है, यानी छोटा बिजनेस है, या आप नए टैक्स पेयर हैं, पहली दफ़ा टैक्स जमा कराने जा रहे हैं, तो आपके पास सीरियली नंबर्ड कैश मेमोज, इनवॉइसेज, रसीदें होनी चाहिए जिसपे आपका नाम लिखा हो, आपका पता लिखा हो, आपका नेशनल टैक्स नंबर लिखा हो, CNIC लिखा हो। साथ साथ मेरे याद करते रहें, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स की क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितने की हैं चीज़ें, और जहां 100 रुपये से कम की सेल है तो फिर आप इनवॉइस पे शक ना बनाएं, बिल कस्टमर को बना के ना दें, फिर आप कैश मेमोज अपने रिकॉर्ड के लिए बना लें। ये सेल वाली साइड की बात हो रही है, वेर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड ये। तो डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, सेल्स, पेमेंट्स, डेली कितने पैसे आ रहे हैं, असल में रिसीट्स से मुराद कितने पैसे आ रहे हैं, सेल के, पेमेंट्स के, परचेजेस के, और जो आप परचेज करके रख रहे हैं उसके वोचर बना के रखें कि ये तो पैसे हैं ना, उसके पैसे कितने आ रहे हैं, फिर आप वोचर बना के रखें जो चीज़ें हैं, और सेल्स के, परचेज के पैसे तो नहीं आ रहे होंगे, परचेज की पेमेंट्स हो रही होंगी। टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, ये बड़े टैक्स पेयर हैं जिनकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, या होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वही सब कुछ लिखा हुआ है। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवॉइस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग, टैक्सपेयर्स नेम और नेम ऑफ हिज बिजनेस, एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर और CNIC एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा वही है। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, ये सब कुछ भी वही है। एक नई चीज़ है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। इन केस ऑफ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड 10,000 रुपया, द नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर। अगर आप होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
होलसेलर ये होते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीद के लोगों को आगे बेचते हैं, दुकानदारों को। डिस्ट्रीब्यूटर भी यही होते हैं, डीलर भी यही होते हैं, कमीशन एजेंट्स भी इसी तरह के होते हैं। ये बड़ी क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीद के दुकानदारों को बेचते हैं। इन केस ऑफ अ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट, वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000, वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल लिखें अपने समझने के लिए। Where a single transaction of sale exceed rupees 10,000 रुपए, the name and address of the customer. Where each transaction does not exceed 100 रुपए, one or more cash memos per day for all such transactions may be maintained. ये बात तो वही वाली है जो ऊपर हुई थी। नेक्स्ट, कैश बुक। यहां पे ना डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स की जगह एक नई चीज आ गई है, कैश बुक। कैश बुक प्रॉपर एक कैश बुक होती है जिसमें पैसों का आना और जाना शो करते हैं, कैश बुक एंड बैंक बुक। और डेली रिकॉर्ड ऑफ, बात वही होगी, और डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल्स, पेमेंट्स। तो कैश बुक एंड बैंक बुक तक बात नहीं है, आगे सारी वही है, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल्स, पेमेंट्स, परचेज, एक्सपेंसेस, सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ये सारा। कैश बुक मेंटेन कर लें बहुत अच्छा है, वरना कोई डेली रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर लें। कैश बुक असल में एक प्रॉपर किताब होती है जिसपे कैश का आना जाना रिकॉर्ड होता है, वरना आप कोई रफ भी चला सकते हैं काम, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, और रफ भी चला सकते हैं काम, जैसे ऊपर जिक्र किया गया है। तो ये बात यहाँ नहीं है और इतनी सी बात यहाँ नहीं है। और जनरल लेजर और एनुअल समरी ऑफ रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस अंडर द डिस्टिंक्टिव हेड्स। जनरल लेजर बनाने हैं। जनरल लेजर आपको पता है टी अकाउंट होते हैं, फिर आपने टी अकाउंट बनाने हैं रिसीट्स के, कितने पैसे आ रहे हैं, कौन कौन सी सेल हो रही है, पेमेंट्स हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हर हेड्स अलग अलग बनाने हैं। वही जो अकाउंटिंग की क्लास में शुरू में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास में हेड्स बनाते हैं आप, रेंट का अलग हेड, रिपेयर्स का अलग हेड, यूटिलिटीज का अलग हेड। वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, ये तकरीबन ऊपर वाली बात है। इसमें एक चीज़ नई ऐड हो रही है, एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड 10,000 रुपया विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई। तो इसमें ये चीज़ नई ऐड हो गई कि अगर एक ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर की आपने परचेज की है तो फिर नाम क्या है उस बंदे का जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं, एंड एड्रेस क्या है उस बंदे का जिससे चीज़ें खरीदी है। पेई वही होगा ना जिसको पेमेंट की होगी, क्योंकि अब तो आप चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नई चीज़ है। एक दफ़ा शायद आई कैप में ये भी सवाल आया था कि जिसकी बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है उसने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, और जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उसने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस बताएं। तो फिर ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पेपर में सिर्फ ये लिख के आने थे। वेयर द टैक्स पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जहां टैक्स पेयर चीज़ों की परचेज और सेल में डील कर रहा हो। क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तो फिर आपने क्वार्टरली इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है। क्वार्टरली इन्वेंट्री का मतलब है हर 3 महीने बाद आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी आपका साल अगर जुलाई में शुरू है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के एंड पे आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के एंड पे आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के एंड पे कितना पड़ा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जून के एंड पे आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वेयर द टैक्स पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। डिस्क्रिप्शन क्या पड़ा हुआ है, क्वांटिटी कितना है, वैल्यू। अच्छा जी, आगे आगे जी, प्रोफेशनल्स लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इनका जरा आप 1 मिनट लगा के खुद पढ़ लें। चलें जी पढ़ें, बस ठीक है मेरे साथ पढ़ें। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप्स, पेशेंट स्लिप, यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है पेशेंट स्लिप, कैश मेमो की जगह। इनवॉइस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग, द टैक्स पेयर्स नेम और द नेम ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, यानी आप डॉक्टर हैं तो आपका नाम आ जाए या आपके बिजनेस का नाम आ जाए। एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर और CNIC एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर है आपका सेल्स। आमतौर पे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर्स वगैरह का होता नहीं। द डिस्क्रिप्शन, द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड,
इधर क्या लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, और इधर क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन सप्लाइड, और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या केस किया पेशेंट के साथ, क्या उसको सर्विसेज रेंडर की। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि भाईजान का फलां मसला था और उसका हमने फलां तरीके से इलाज किया, ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्ची पे लिख के देने की जरूरत नहीं रही। एंड अमाउंट चार्ज, और कितना बिल उससे लिया। द नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट, ये बात बिल्कुल नहीं है, देखें नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट। However, the condition of recording address of patient on the patient slip, पेशेंट स्लिप के ऊपर उसका एड्रेस लेना जरूरी नहीं है जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। ये जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ऐसी प्रैक्टिस के लिए क्लिनिक्स खोली होती हैं छोटी मोटी, यहां पर अगर आप पेशेंट का पता पूछने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पेशेंट का पता पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रॉपर अस्पताल है और वहां पे मरीज इलाज कराने आया है तो उसका इलाका पता पूछ लें। However, the condition of recording address of patient on the patient slip clause, ये वाली clause shall not apply, clause होता है लॉ की प्रोविजन, shall not apply to general medical practitioners, ये जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करती। तो लिखें प्राइवेट क्लिनिक्स वाले अगर एड्रेस ना भी पूछें तो खैर है, प्राइवेट क्लिनिक्स वाले अगर एड्रेस ना भी पूछें तो खैर है। चलें जी, ये बिल्कुल नई चीज है। पेशेंट कॉल करता है तो डॉक्टर साहब ने डायरी रखी होती है क्लिनिक में, जिसमें वो डेली के अपॉइंटमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स नोट करता है इन रिस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स। अकाउंटेंट्स के, ऑडिटर्स के क्लाइंट्स होते हैं और डॉक्टर्स के पेशेंट्स होते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगेन ये डायरी रखना मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी नहीं है जो प्राइवेट क्लिनिक्स खोली हुई है। हाँ कोई अस्पताल है तो वो रखे। फिर आगे तो वही है, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेज एक्सपेंसेस, सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ वाउचर्स ऑफ परचेज एक्सपेंस, ये सारा कॉपी पेस्ट है। अच्छा जी, आगे क्या हो गया जी, मैन्युफैक्चरर्स विद साल की सेल एक्सीडिंग 25 लाख रुपया, साल की सेल एक्सीडिंग 2.5 मिलियन, जिनकी साल की सेल 25 लाख रुपए से ज्यादा है, ये तो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए। इन्होंने भी वही चीजें रखनी है ऑलमोस्ट, सीरियल नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवॉइस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ containing taxpayers name, CNIC and CSN number, description, quantity and value of goods sold where a single transaction exceed 10 रुपए, the name and address of customer। ये तो यहाँ पे नई लाइन पढ़ ली थी हमने, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर के साथ। कैश बुक और बैंक बुक, कैश बुक और बैंक बुक, ये तो यहाँ पढ़ा था, कैश बुक और बैंक बुक। आगे ये वाली लाइन नहीं यहाँ लिखी हुई, चलें ठीक है। इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स रख लें। ये कच्चा पक्का रिकॉर्ड नहीं रखना, पक्का रिकॉर्ड रखना है, कैश बुक हमारे पास होनी चाहिए। सेल डे बुक एंड सेल लेजर, ये तो बिल्कुल नया है। सेल डे बुक होती है, सेल का रिकॉर्ड रखती है, पूरे 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 दिन की सेल का। सेल लेजर फिर होता है, उससे टी अकाउंट बनता है जो। परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर, ये भी नई बात हो गई। अच्छा, जनरल लेजर तो ऊपर भी कवर हो रहा था, ये जनरल लेजर, लेकिन आगे एनुअल समरी का लफ्ज़ नहीं है, जनरल लेजर ही बनाना है, ये एनुअल समरी की इजाज़त नहीं है। जहाँ कोई एनुअल समरी भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ जनरल लेजर बनाना है सिर्फ। वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसिव विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ पे, ये तो वही वाली बात है, ये यहाँ पे नहीं पड़ी थी। स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड supported by gate inward and gate outward pass and quarterly inventory of all items of stock including work in progress showing description and quantity of value। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। स्टॉक रजिस्टर, आपके पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, मेजर रॉ मटेरियल पड़ा होगा या फिनिश गुड्स पड़ी होंगी। मेजर रॉ मटेरियल आपके पास कितना पड़ा हुआ है और फिनिश गुड्स कितनी पड़ी हुई हैं।
सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिकॉर्ड्स। कब ये आया सामान और कब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके गया, रॉ मटेरियल आता होगा और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके जाता होगा, एंड कब गया, उसका गेट पास आपने संभाल के रखना है कि कब गेट में इन हुआ था, कब गेट से आउट हुआ था। एंड क्वार्टरली इन्वेंट्री, और क्वार्टरली इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना है आपने ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, जितने भी आपके आइटम्स हैं स्टॉक के उनकी हर 3 महीने बाद इन्वेंट्री काउंट करना है, इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के दरमियान चीज़ें होती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी बन रही होती है, मुकम्मल नहीं हुई होती। शोइंग डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी एंड वैल्यू। आगे तो आसान है यार। सैलरी वालों ने कौन सा रिकॉर्ड संभाल के रखना है? सैलरी वाले जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड संभाल के रखना है सैलरी सर्टिफिकेट। ये एम्प्लॉयर बना के देता है जिसमें वो बताता है कि आपकी सैलरी पे कितना टैक्स कटा है। इनकम प्रॉपर्टी वालों ने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखना है? किराए का एग्रीमेंट अगर हुआ है, किराए का एग्रीमेंट, किराए के टर्मिनेट होने का एग्रीमेंट अगर हुआ है, पैसे कितना कितना किराया आया तो आसानी से याद कर लें, किराए होने का एग्रीमेंट, किराए कैंसिल होने का एग्रीमेंट, और पैसे कितने, किराया कितना आया। एविडेंस ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शंस क्लेम्ड के एविडेंस, यानी जो आपने खर्चे किए हैं उनके सबूत। वो कौन कौन से खर्चे हैं वो आपको पता है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़े थे। बिल्डिंग की इंश्योरेंस, लोकल रेट, टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर इन रेंट और मनी बोरोड, एक्सपेंडिचर ऑन, ये वही सारा सेक्शन 15A लिख लें। सेक्शन 15A कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेक्शन 15A कॉपी पेस्ट किया हुआ है सारा। कैपिटल गेन, एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट, सबूत क्या आपके पास कैपिटल एसेट एक्वायर करने का। कैपिटल एसेट शेयर एक्वायर करने का सबूत क्या है? एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी अदर कॉस्ट। अगर आपने कैपिटल गेन में लिखें कमीशन वगैरह, डिडक्शन से मुराद लिखें कमीशन वगैरह, अगर आपने कोई कमीशन पे किया शेयर खरीदने पे, उसका सबूत क्या आपके पास? एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, और जब आपने बेचा तो बेच के कितने पैसे आए ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, इसका सबूत क्या आपके पास? डिविडेंड अगर आप मिलता है तो एक सफ़ा जारी होता है जिसका नाम होता है डिविडेंड वारंट। रॉयल्टी का अगर आपने एग्रीमेंट किया, अदर सोर्स में आ गया हूँ मैं, तो रॉयल्टी के एग्रीमेंट की कोई कॉपी होनी चाहिए आपके पास। इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट इनकम। एविडेंस ऑफ प्रॉफिट यील्डिंग डेट, प्रॉफिट से मुराद है इंटरेस्ट, यील्डिंग प्रोड्यूसिंग, इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने वाला जो उधार है उसका एविडेंस क्या आपके पास? डिवेंचर वगैरह लिख लें, इसका मतलब डिवेंचर है आपके पास। एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, लाइक सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। एविडेंस ऑफ प्रॉफिट, उस पर इंटरेस्ट कितना आया और टैक्स कितना कटा। यानी ये तो था ना कि आपने उधार कौन सा वाला डॉक्यूमेंट लिया है, अगला था उस पर इंटरेस्ट कितना आया और टैक्स कितना कटा, लाइक सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा दें। एंड एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड, और आपकी कितनी ज़कात कटी, इफ एनी। अच्छा जी, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, या फिर आपने लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी हुई है, या आपने प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ा है, ये वही तीनों बातें जो इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखी हुई थी, तो आपके पास किराए का एग्रीमेंट, किराए कैंसिल होने का एग्रीमेंट। अगर आपको एनओटी और पेंशन मिली है, अगर तो एम्प्लॉयर से मिली है, वो तो मैंने कहा था सैलरी के चैप्टर में जाएगी। अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई और पेंशन दे दे तो उसके फिर आपने सबूत संभाल के रखना है कि मुझे कितनी पेंशन मिली थी। अगर आपको प्राइज बॉन्ड मिला है, विनिंग फ्रॉम अ रेफर, लॉटरी मिली है, क्रॉसवर्ड पजल मिला है, तो फिर आपने संभाल के रखना है सबूत कि इस पर कितना टैक्स कटा है, और इसी तरह का कोई सर्टिफिकेट बना के देंगे, वो संभाल के रखना है। प्रोविजन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी को अपना घर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, वो जो मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ज़मीन अपने ख़जाने उगलने लगी और बंदा छत के साथ जाके लग गया, तो उसमें आपने हुकूमत को अपने घर प्रोवाइड किया था, तो उसमें आपने उस एग्रीमेंट में क्या हुकूमत से एग्रीमेंट किया वो संभाल के रखें। अगर आपको लोन, एडवांस, डिपॉजिट या गिफ्ट मिला है तो फिर आपने संभाल के रखना है एविडेंस ऑफ मोड ऑफ रिसीट ऑफ लोन, यानी कैसे आया लोन, कैश में आया है, क्रॉस चेक में आया है, एडवांस, वो 4 चीज़ें नहीं थी, लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट, के क्रॉस चेक से आया, बैंकिंग चैनल से आया, कैसे आया, इसका सबूत संभाल के रखें।
यानी बैंक स्टेटमेंट से बता दें आपके ये सबूत हमने संभाला हुआ है। और जनरल ये है कि सारी डिडक्शंस का रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना है। यहाँ लिख लें सेक्शन 40। सेक्शन 40 में आपको पता है कि हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ लिखें सेक्शन 40। हमने अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि अदर सोर्स के चैप्टर में सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। तो अदर सोर्स के चैप्टर में अगर आपने जो खर्चे किए हैं तो उनका सबूत संभाल के रखना है। चलें जी पास्ट पेपर देखते हैं। अयूब इंडस्ट्रीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट ऑफ इट्स इनकम टैक्स अफेयर्स। मैनेजमेंट का ख्याल है कि इनका पिछले साल भी ऑडिट हुआ था, तो इस साल इनका ऑडिट नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, इसका जवाब हमने कल पढ़ा था कि असूली तौर पे 4 साल बाद वो जो ऑडिट था उसका सिनेरियो पढ़ा था हमने कि एक दफ़ा ऑडिट तो हो सकता है, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे तो फिर आपका हर साल भी ऑडिट कर सकता है। अल्लाह आपका भला करे। ये 4 साल वाली बात कहाँ पड़ी थी? ये सब सेक्शन 7 पेज नंबर 373। Section 177 shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in preceding 4 years. However, commissioner may select, बात लिख के आनी थी, ये लाइन लिख के आनी थी, पॉइंट 7। सैलरी, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन वाले कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखें? वो मेरे भाई हमने यहां पढ़ा हुआ है। सैलरी, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन वाले कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखें? सैलरी, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन वाले। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय टैक्स पेयर हु हैज बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख। ये वाला कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखे जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है? ये जो पेज 370 के टॉप पे पड़ा है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल ऑडिट पैनल। स्पेशल ऑडिट पैनल यहां से लिखना शुरू करना है। ये स्पेशल ऑडिट पैनल सारा नीचे तक। Briefly explain the provisions of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder relating to requirements of books of account to be maintained by manufacturer having sale exceeding 25 लाख। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी सेल 25 लाख से ज्यादा है, वो ये वाले रिकॉर्ड्स हैं। पेज नंबर 371। आप बताएं सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज क्या हैं और ऑल्सो एक्सप्लेन करें सर्कमस्टांसेस in which a commissioner shall determine taxable income on basis of sectoral benchmark ratios. Sectoral benchmark ratios क्या हैं? Sectoral benchmark ratios means standard business sector ratios notified by board। ये सारा लिख के आना है। और 3 सूरतों में कमिश्नर सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज की बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट कर सकता है। अगर आपने इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, रिकॉर्ड्स वगैरह फर्निश तो किए हैं, इनकम्प्लीट किए हैं, या फर्निश भी किए हैं, कंप्लीट भी किए हैं, लेकिन आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर लिस्ट डाउन द एडिशनल रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ सोल प्रोप्राइटर, अकेला बंदा जिसका बिजनेस है 5 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहा है, एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर जो 5 लाख तक कमा रहा है। ये वो सवाल मैंने आपको बताया था जो आया था। तो ये हैं जी इस चैप्टर के सवाल पास पेपर के। यहां तक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जी इस चैप्टर के आखिर में एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने आपके लिए, अगर आप तशरीफ लाएं। ये एक डायग्राम बनी हुई है।
असल में ना अगर आप तशरीफ़ लाएं पेज 369 पे तो हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग है 1 जिसके साथ लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक हेडिंग है 2 जहां लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज डिराइविंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। और इसमें नीचे लिखे हुए हैं 2 का 1, 2 का 1 5 लाख तक वाले या नए टैक्स पेयर, 2 का 2 5 लाख से ज्यादा वाले, 2 का 3 प्रोफेशनल्स प्रैक्टिशनर्स, 2 का 4 ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है। तो 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4। अब सवाल यह कि जनरली सारे बिजनेसमैन के ऊपर क्या लगना है 1, स्पेसिफिकली कंपनीज के अलावा बाकी बिजनेसमैन के लिए क्या लगना है 2। 2 में फिर तफसील है 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3। और सैलरी प्रॉपर्टी कैपिटल गिने 10 वालों के लिए क्या लगना है 3। इसमें जो नए टैक्स पेयर हैं उन पे भी 2 का 1 लगना है, और ऐसे टैक्स पेयर जिनके साल की इनकम 5 लाख से कम है उन पे भी 2 का 1 लगना है, और ऐसे टैक्स पेयर जिनकी साल की इनकम 5 लाख से ज्यादा है इन पे 2 का 2 लगना है, इन पे 2 का 2 लगना है। और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड कमीशन एजेंट पे 2 का 2 लगना है, इन पे भी 2 का 2 लगना है। और प्रोफेशनल्स के ऊपर 2 का 3 लगना है। तो ये थोड़ी सी समरी है। अब यार एक बात जरा सुनिएगा गौर से। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो साल में 25 लाख रुपए से, ऐसे मैन्युफैक्चरर जो साल में 25 लाख रुपए से ज्यादा सेल कर रहे हैं उन बिजनेसमैन के ऊपर 2 का 4 लगना है। तो फिर ये कौन से लोग हैं? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर। ये ट्रेडर तो सारे ही इसमें आ जाएंगे, ट्रेडर होते हैं चीजें खरीद के बेचने वाले। मैन्युफैक्चरर सिर्फ वो वाले इसमें आएंगे जिनकी साल की सेल 25 लाख से कम है। असल में बात पता है क्या है? जिन मैन्युफैक्चरर्स की सेल, ट्रेडर की कोई नहीं, ट्रेडर की सेल, ट्रेडर होता है चीजें खरीद के बेचने वाला, ट्रेडर की सेल 5 लाख हो, 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, उसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं। ट्रेडर हो तुम, दुकानदार हो तुम, चीजें खरीद के बेचते हो जी, मैं चीजें खरीद के बेचता हूं। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख तक है तो तुम पे 2 का 1 लगेगा। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो तुम पे 2 का 2 लगेगा। बस तुमसे सेल नहीं पूछी जाएगी। अबे सेल किससे पूछी जाएगी रे? हां, सेल पूछी जाएगी मैन्युफैक्चरर से। अगर मैन्युफैक्चरर की सेल 25 लाख से ज्यादा है तो इस पे और कुछ नहीं लगेगा सिवाय इसके कि इस पे 2 का 4 लगेगा, इस पे 2 का 4 लगेगा। और ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से कम है उस मैन्युफैक्चरर को देखा जाएगा कि उस मैन्युफैक्चरर की बिजनेस इनकम 5 लाख से कम है या उस मैन्युफैक्चरर की बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है उस पे तो 2 का 4 लगेगा, बस उस पे 2 का 4 लगेगा। अच्छा, असल में ना सेल और इनकम फ्रॉम बिजनेस में फर्क होता है। सेल होती है ग्रॉस रिसीट और इनकम फ्रॉम बिजनेस तक पहुंचते हुए ना खर्चे माइनस हो गए होते हैं। तो सेल और इनकम फ्रॉम बिजनेस में फर्क है कि सेल तो सेल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है नेट प्रॉफिट, यानी खर्चे माइनस करने के बाद। सेल में से अगर आप माइनस कर दें डिडक्शंस, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं। डन, समझ आ गया? ओके गाय, अच्छे बच्चों, ओके चलें जी। तो मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है उस पे लागे 2 का 4। बोलो क्या लागे उस पे? 2 का 4।
और ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से कम है, उस पे ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट अगर 5 लाख से कम है तो उस पे 2 का 1 लागे, और अगर उसका प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है तो उस पे 2 का 1 ना लागे बल्कि उस पे 2 का 2 लागे। आई रिपीट इट फॉर द लास्ट टाइम। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है उस पर 2 का 4 लगेगा। ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी साल की सेल 25 लाख से कम है उस पर या तो 2 का 1 लगेगा अगर बिजनेस इनकम 5 लाख तक है, अगर बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर उस पर 2 का 2 लगेगा। ये थी जी थोड़ी कहानी। बाकी ट्रेडर्स में टेंशन नहीं है, सेल नहीं देखनी, बस ट्रेडर्स में ये देखना है कि इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से कम है। चैप्टर 3 अब निकालने में जो कल चल रहा था। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स। अच्छा, इस चैप्टर में ना 4 किस्म के लोग हैं जिनमें एथिक्स की बात हुई है। एक तो इस चैप्टर में है टैक्स लेजिस्लेटर्स, लॉ बनाने वाले, जिनको मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट। आ जाए ना पेज नंबर 19 पे, किताब में खोल लेना, टैक्स लेजिस्लेटर गवर्नमेंट। फिर इस चैप्टर में है टैक्स पेयर्स, मैं और आप जिन्होंने टैक्स जमा करवाने। फिर इस चैप्टर में है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको आप एफबीआर कह सकते हैं। इन पे कैसे टैक्स के चैप्टर लगेगा। फिर इस चैप्टर में है टैक्स प्रैक्टिशनर्स, सीएस, लॉयर्स, जो लोगों का टैक्स निकाल के देते हैं। तो 4 लोग हो गए, गवर्नमेंट जो टैक्स बनाती है, टैक्स पेयर जो टैक्स देता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो टैक्स चलाते हैं, और प्रैक्टिशनर्स जो टैक्स निकाल के देते हैं लोगों को। जो टैक्स चलाते हैं ना उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहा जाता है और टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज भी कहा जा सकता है, जैसे एफबीआर। लिस्ट डाउन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज ये आपको मिलेंगी यहां पे, ये पेज नंबर 23। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। मेन, एक बार याद रखिएगा, कैनन्स आया तो जो मर्जी लिखाएं, लेकिन जब वो पूछे ना मेन कैनन्स, तो मेन कैनन्स फिर ऊपर वाले 4 हैं, क्योंकि जो बाकी हैं उनका नाम एडिशनल कैनन्स है। लिस्ट एनी 6 ethical issues which are faced by administrators while discharging their duties under 4 pillars। 6 मसाइल क्या आ रहे हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए। 6 ethical issues, 6 ethical issues। अच्छा, ये तो 8 हैं, 8 में से 6 लिखने हैं कोई। लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वही वाला सवाल है, क्वेश्चन 1। ब्रीफली एक्सप्लेन द पिलर्स या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एज इट इज यहां से सवाल उठाया है, पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन which are meant to safeguard the interest of taxpayers and avoid abusive use by tax administrators, ताकि वो abusive use से बच जाए, मिसयूज ना करें अपनी पावर्स को। लिस्ट एनी 6 ethical issues, यही वाला सवाल, क्वेश्चन 3। लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही क्वेश्चन 1 जैसा सवाल। लिस्ट एनी 6 ethical issues, वही ethical issues बार बार ये जो आ रहे हैं। आइडेंटिफाई एनी 4 पावर्स ऑफ एफबीआर। ओए हो, ये नया सवाल आया, आइडेंटिफाई 4 पावर्स ऑफ एफबीआर। हाँ, ये हैं पावर्स जो एफबीआर लगाता है, इसमें से आइडेंटिफाई करनी है यानी 4 विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज मे बी फेस्ड बाय टैक्स पेयर, अगर ये पावर एफबीआर वाले मिसयूज करें।
अगर ये पावर एफपीआर वाले मिसयूज करें तो आपका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा या इंप्रिजनमेंट हो सकती है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विच मे बी हेल्पफुल। टू पिलर्स, ये पेज 22, लिस्ट 6 एथिकल इश्यूज। आ जाके ये सवाल पता नहीं छठी दफा आया। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ओनली डिस्क्राइब एनी वन। लिस्ट बनाएं पहले और उसमें से एक को डिस्क्राइब भी करें। लिस्ट तो ये बनेगी ना, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और उसके बाद अगला सवाल उसका था, हाँ, इनमें से एक को एक्सप्लेन करना है। चलें जी, अब आप हजरात तशरीफ़ ले हैं चैप्टर नंबर 8 पे। यार आप लोगों को पता है आज फिज़िकली क्लास में बच्चे नहीं बैठे हुए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं कोई न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप बिज़नेस का शुरू करूँ। तो नहायत ही माजरत के साथ, बहुत ही माजरत, बीच में से मैं आपको ना बिज़नेस का चैप्टर आज पढ़ा रहा हूँ। एक आसान सी चीज़ है, वो मैंने आपको करवानी है। तो ताकि जब आप कल आएँ अगली क्लास में, मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। अब हमारी मंडे को तारीख क्या बनेगी, 11 है आज, 12 और 13 तारीख को जब आप तशरीफ़ लेके आएँ, ऐसे ही है ना, तो 13 को इंशाल्लाह हम फिज़िकल तरीके से क्लास ले सकें। तो फ़िलहाल एक आसान सी चीज़ है बिज़नेस में जो बचपन में आप पढ़ते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक होते हैं जो दुकान पे सामान पड़ा हुआ है। पेज 152, बेचने के लिए जो सामान पड़ा हुआ है दुकान पे, स्टॉक इन ट्रेड निकाल लें जी। पेज नंबर 151, 152, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक आपको पता है कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है बिजनेस की, वैसे ये बताएं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वो फॉर्मूला होता है जिससे आप बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड को अंडरलाइन करके लिखें कॉस्ट ऑफ सेल। Cost of sale is calculated as follows. Cost of sale ऐसे निकलती है, A plus B minus C, where A is the opening value of stock, A is the opening value of stock, and B is the stock purchased during the year, acquired in the year, and C is the closing value of stock. तो A plus B minus C will give you cost of sale. Next, opening value of stock for a tax year shall be the closing value of person stock at the end of previous year. ओए होए 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 होए, कितनी बड़ी बात आपको पता चली। कहते हैं जो ओपनिंग स्टॉक होता है हमारे साल का, क्या तुम्हें पता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल का? अच्छा, तुमने हमें बता दिया, वरना हमें तो ये नहीं पता था। तो भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ, आसान सी बात आपको बता रहे हैं कि जो हमारे साल का ओपनिंग स्टॉक होगा वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन अ ईयर शैल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, जब कभी बंदा कारोबार शुरू करे और उसके कारोबार का ये पहला साल हो, तो फिर पहले साल कैसे ओपनिंग स्टॉक आ सकता है? सोचें जरा, सोचें। हाँ पहले साल ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा?
कि जो पिछले साल पहले साल ओपनिंग स्टॉक ऐसे निकलेगा आपके बिजनेस का कि जो घर में पड़ा हुआ सामान आप बिजनेस में लेके आ गए वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। ज्यादा करीब तो नहीं आ गया मैं? यहां तक ठीक है? चलो बच्चों से बातें करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़ा सा पीछे हो जाऊं और दूर हो जाऊं? अब भी नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा हूं? तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके बिजनेस का पहला साल है तो बिजनेस के पहले साल व्हाट विल बी योर स्टॉक, आपका स्टॉक क्या होगा? बिजनेस के पहले साल का स्टॉक होगा, बिजनेस के पहले साल का स्टॉक होगा जो आपने सामान घर में खरीद के रखा हुआ था और दुकान शुरू होने पर बिजनेस में ले आए। सो दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक अगर आपके बिजनेस का जिंदगी का पहला साल है। वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर, जब आपके बिजनेस का पहला साल है तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू करने से पहले जो खरीद के रखा हुआ स्टॉक, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम स्टॉक इज पुट इनटू बिजनेस, जिस वक्त आपने बिजनेस में डाला उससे उसकी फेयर वैल्यू ले ली जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मशहूर जमाना आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये शायद आपने अकाउंटिंग की क्लास में भी पढ़ा हो कि क्लोजिंग स्टॉक इज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट, अच्छा चीज की कॉस्ट निकालने के ना दो तरीके हैं, प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। पता नहीं आपको लफ्ज मार्जिनल कॉस्ट भी यूज करते होंगे कॉस्ट की क्लास में, हम इधर दो लफ्ज यूज करेंगे, प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट मेथड ये है, मिसाल के तौर पे ये कुर्सी है जिसमें मैं बैठा हूं या ये मार्कर है, अब इस मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हुई होगी और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। इस मार्कर को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, लेबर इस्तेमाल हुई होगी और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ना वेरिएबल भी होते हैं फिक्स्ड भी होते हैं। ये जरा कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि वेरिएबल और फिक्स्ड में क्या फर्क है, तसल्ली से समझिएगा। कॉलेज में जो टेस्ट बांटने की कॉस्ट है वो वेरिएबल है। कॉलेज वाले देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उसके मुताबिक टेस्ट फोटोकॉपी कराते हैं। टेस्ट रूम में जितने स्टूडेंट्स आए हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है टेस्ट रूम में टेस्ट शॉर्ट हो जाता है तो वो स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं, उतनी देर में फोटोकॉपी 1-2 मिनट में होकर दोबारा आ जाती है। तो कॉलेज वाले इसको वेरिएबल कॉस्ट रख रहे हैं। ये नहीं है कि इनरोल्ड हैं 200 स्टूडेंट तो 200 कॉपियां करा के रख लें, उनको भी पता है सबने टेस्ट देने नहीं आना। तो कॉलेज वाले जो टेस्ट की फोटोकॉपी कॉस्ट है उनके लिए वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल का मतलब पता है क्या है? वेरिएबल का मतलब ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टेस्ट कॉपी करा लेंगे, स्टूडेंट कम होंगे तो कम टेस्ट कॉपी करा लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉलेज वालों के लिए बिल्डिंग का रेंट वेरिएबल कॉस्ट नहीं है कि स्टूडेंट्स वेरी होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा किराया दे देंगे, स्टूडेंट कम आएंगे तो कम किराया दे देंगे। बल्कि इस बिल्डिंग का मालिक मकान चाहे एक स्टूडेंट भी आए और चाहे आज के दिन क्लास खाली बैठी हो, कोई भी ना बैठा हो,
फिर भी वो किराया उतना ही मांगेगा। डेट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह, अब स्टूडेंट ज्यादा आए या स्टूडेंट कम आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह इज अ फिक्स्ड खर्चा, ये एक फिक्स्ड खर्चा है, चाहे स्टूडेंट ज्यादा आए चाहे कम आए, ये फिक्स्ड खर्चा है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड वो होते हैं जो स्टूडेंट के आने से वेरी करें। जैसे मैंने आपको फोटोकॉपी कॉस्ट बताई, एब्जॉर्प्शन प्राइम कॉस्ट मेथड पता है क्या कहता है? इस मार्कर के बनाने के लिए जो भी खर्चे आए हैं उनको जमा करो। मटेरियल का खर्चा आया है, प्लास्टिक इस्तेमाल की होगी या निब इस्तेमाल की होगी, इसके अंदर कोई फोम है वो इस्तेमाल की होगी, उसमें इंक डाली होगी, ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर का खर्चा कौन क्या है? लेबर ये मजा है कि जिन हाथों ने इसको मार्कर को जोड़ जोड़ के बनाया है। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद समझ सकते हैं आप पैकिंग मटेरियल जिसमें ये पैक हुआ था। लेकिन एक तरीका प्राइस निकालने का ऐसा भी है जिसमें प्राइस प्रोडक्ट की हमेशा ज्यादा आएगी, डेट इज फैक्ट्री ओवरहेड। उस फैक्ट्री ओवरहेड का ब्रेकअप फिर क्या है? वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। चलें ये नोट कर लें, इसमें हमेशा कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, इसमें वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं। नोट करें। चलें जी, आई होप कि आप हजरात ने नोट कर लिया होगा। अकाउंटिंग ना दो तरह की हैं, एक है कैश अकाउंटिंग, एक है एक्रूअल अकाउंटिंग। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम किसी क्लास में पढ़ेंगे, वैसे अकाउंटिंग के टीचर ने भी पढ़ाई होगी आपको। कैश अकाउंटिंग ये होती है कि जब पैसे आए तब सेल बुक करो, ये होती है कैश अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग ये होती है कि पैसों के आने जाने को ना देखो, बल्कि ये देखो जब तुमने बोतल बेच दी ना, गुड्स डिलीवर कर दी, तब सेल बुक कर लो। तो कैश अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि जब पैसे आए तब सेल बुक करो, और एक्रूअल अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि पैसों के आने जाने को ना देखो, बल्कि जब आप गुड्स डिलीवर कर दो, चीजें बेच दो, तब आप सेल बुक कर लो। ये दो अकाउंटिंग्स हैं। ये अकाउंटिंग्स इस तरह कहाँ हमारे उसमें आनी है, बस दो अकाउंटिंग्स के नाम याद होने चाहिए। एक कैश अकाउंटिंग है कि जिस वक्त चीज़ें आए और जिस वक्त सॉरी पैसे आए तब सेल बुक करो। एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है इतने साइंसदान ना बनो, अकल लगाओ, अकल, असल में अकल लगाओ। जब चीज़ें बिक गई तो आपका सेल बुक करने का राइट बन गया, तो जैसी चीज़ें बेचो वैसे ही सेल बुक कर लो, चाहे पैसे आए या ना आए। जो बंदा कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है उसका दिल चाहे तो प्राइम कॉस्ट मेथड लगा दे, उसका दिल चाहे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड लगा दे। जो बंदा कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा है उसका दिल चाहे तो प्राइम कॉस्ट मेथड लगा दे, या उसका दिल चाहे
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड लगा दें। लेकिन जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग यूज कर रहा है उसके लिए बाइंडिंग है कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड फॉलो करे। एक्रूअल अकाउंटिंग वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज करेगा। A person using cash basis accounting may compute the cost of stock on prime cost method or absorption cost method, but a person using accrual basis shall compute the cost of stock on absorption cost method। ये बंदा absorption cost method लगाएगा। absorption cost में याद रखिएगा कॉस्ट हमेशा ज्यादा आएगी, क्योंकि absorption cost में फैक्ट्री के वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ रहे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ रहे हैं। जब कभी आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। अच्छा मोहतरम, एक मैं आपको मिसाल देता हूं। ये बोरी है, इसमें आपने 10 किलो गंदम डाली 110 रुपए के एतबार से। फिर इसमें आपने 10 किलो गंदम डाली 115 रुपए के एतबार से। मुझे बताएं, जब साल का एंड आया तो साल के एंड पर आपके पास इस 20 किलो में से सिर्फ 4 किलो गंदम पड़ी हुई थी। आप बताएं, ये गंदम जो 4 किलो पड़ी हुई है ये कौन सी वाली है? क्या ये 115 वाली है या ये 110 वाली है, या आपस में सारी मिक्स हो गई होगी? ऑब्वियसली आपस में सारी मिक्स हो गई होगी। तो गंदम है या चावल हैं, अब हम ये बता नहीं सकते कि ये कौन से वाले हैं। अब क्या करें? अब आपको पता है अकाउंटिंग के टीचर कहते होते थे 2 अजम्पशंस ले लें। अजम्पशन ही होती है वो, 2 अजम्पशंस ले लें। या तो ये अज्यूम करें जो पहले आया था वो पहले बिक गया। इसे इंग्लिश ज़बान में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी 110 रुपए वाली गंदम पहले खरीदी थी, वो पहले बिक गई। अब ये जो 4 किलो वाली गंदम पड़ी है, ये वो जो बाद में 10 किलो खरीदी 115 रुपए के एतबार से, ये वो वाली है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या आपके पास दूसरा मेथड ये अवेलेबल है कि आप एवरेज ले लें, यानी 10 ज़रब 115 जमा 10 ज़रब 110 डिवाइडेड बाय 20 किलो। इससे आपकी एवरेज प्राइस निकल आएगी मेरे ख्याल से कैलकुलेटर पे 112.5। तो 112.5 के ऊपर आप इस 4 को मैयर कर लें। तो एक मसला आता है, एक चैलेंज आता है। वो मसला और चैलेंज क्या है कि जब कभी भी आप स्टॉक खरीदें और मुख्तलिफ प्राइसेस पे खरीदें तो उनमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह जाता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह जाता है उस क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिसाइड करना होता है कि इस पर कौन सा अकाउंटिंग मेथड लगाया जाए। तो देयर आर 2 अकाउंटिंग मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल। या तो एज्यूम कर सकते हैं आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले बिक गया, या आप ये एज्यूम कर सकते हैं वेटेड एवरेज। तो इट्स अप टू यू, जो मर्जी मेथड आप लगाएं, हमारे लॉ को इस पर एतराज नहीं है। FIFO लगाएं या वेटेड एवरेज। वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, लिखें गंदम या चावल, दे आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। भाईजान कौन सी गंदम है? ऊपर वाली, नीचे वाली, 110 वाली, 115 वाली? भाईजान नहीं पता चल रहा।
where items of stock are not readily identifiable, a person may use FIFO or a person may use average cost method. It's up to person. बोलें it's up to person. ये पर्सन के ऊपर है, पर्सन की मर्जी है, उसके ऊपर FIFO लगा दे या उस पर वेटेड एवरेज लगा दे, एवरेज कॉस्ट मेथड लगा दे, कोई मसला नहीं. बट वंस चूजर, लेकिन एक दफा आपने एक मेथड चूज कर लिया, द स्टॉक वैल्यूएशन मेथड मे बी चेंज विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर. एक दफा आपने FIFO यूज कर लिया, अब आप वेटेड एवरेज पे जा सकते हैं कमिश्नर की इजाजत से. या एक दफा आपने वेटेड एवरेज मेथड यूज कर लिया, अब आप FIFO पे जा सकते हैं, किसकी इजाजत से? कमिश्नर की इजाजत से. हाँ, यू कैन गो, यू कैन चेंज, यू कैन गो, यू कैन चेंज with the permission of commissioner. अच्छा, जहां कहीं आइटम आइडेंटिफिएबल हो, ये तो तब है ना जब नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल हो, पता ही नहीं चल रहा. जहां के आइडेंटिफिएबल हो, मिसाल के तौर पे आपने ये गाड़ी खरीदी 12 लाख की, और ये गाड़ी खरीदी आपने 60 लाख की. अब अगर आप ये बेच दें तो फिर ये पड़ी रह जाएगी, फिर स्टॉक को मैयर करेंगे इस पे सिर्फ, और अगर आप ये बेच दें तो ये पड़ी रह जाएगी. अब इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने ये बेच दी तो अब इन दोनों की एवरेज लें, कोई 30-40 लाख एवरेज आई, अब 30 लाख पे इसको रखें, ये तो होंगी सी बात है, क्योंकि आइटम्स आर रेडिली आइडेंटिफिएबल. आइटम्स आर रेडिली आइडेंटिफिएबल. इफ दे आर रेडिली आइडेंटिफिएबल तो फिर जिसकी प्राइस है उस पर रखें. बट इफ दे आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, एज इन द केस ऑफ गंदम, फिर अब वो वाला काम करें. अच्छा, ये कुछ ना डेफिनेशंस हैं आसान आसान सी, ये तो वही जो बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सारी हैं. इस सेक्शन में स्टॉक एंड ट्रेड. स्टॉक दुकानदार के लिए बोतलें, बिस्किट, होंडा एटलस कार के लिए गाड़ियां, डॉलेंस के लिए एसी, स्टॉक होता है ना, स्टॉक जो उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है. इन दिस सेक्शन स्टॉक एंड ट्रेड मींस एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज, जो आपने खुद बनाई है या जो आपने खरीदी है. In this section, stock and trade means anything acquired for manufacture, sale और exchange. इसका मतलब लिखे में रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल भी एक स्टॉक है, वो आपने एक्वायर किया है फॉर मैन्युफैक्चर, यानी आपने इससे आगे मैन्युफैक्चरिंग करनी है. एनी मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मिसाल के तौर पे ऑयल लिखें, ऑयल इस्तेमाल हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, और फिर अपनी हैसियत लूज कर देता है. However, shares will not be considered as stock. लिखें आगे, क्योंकि इन पे कैपिटल गेन का चैप्टर लगता है, इसलिए शेयर स्टॉक नहीं है. लिखें क्योंकि इन पे कैपिटल गेन का चैप्टर लगता है. डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्ट इस मार्कर के बनने में इस्तेमाल हुआ है, मींस दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक. और डायरेक्ट लेबर वो लेबर है बराह रास्त जिसने ये मार्कर बनाने में हेल्प की है. लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट्स. कौन सी कॉस्ट्स? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट्स. Variable factory overhead costs means overheads which vary directly with the change in volume of stock. Variable factory overheads वो हैं जो कि overheads हैं जो change करते हैं directly with the change in volume of stock. Volume से मतलब quantity.
लिखें जितना ज़्यादा स्टॉक बनेगा उतने ज़्यादा ये यूज़ होंगे। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की एक डेफिनेशन हो सकती है, इट इंक्लूड्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड, या मुश्किल डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। दो तरीके हैं इसके डेफिनेशन के। पहला तरीका, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। दूसरा तरीका, इट इंक्लूड ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड means total manufacturing cost other than direct labor and direct material। लेकिन असल में वो भी हैं तरीका दूसरा कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट्स होती हैं और फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। फाइफो मेथड ना एक अकाउंटिंग असम्पशन है जिसमें यह एज्यूम किया जाता है जो स्टॉक पहले आया था वो पहले बिक गया। FIFO is an accounting principle in which stock is valued on the assumption that it is sold in the order of acquisition। जैसे जैसे खरीदा उस तरतीब से बिक गया। Average cost is an accounting principle in which stock is valued on weighted average cost of units। यानी एवरेज ले ली जाती है 110 और 115 की, जो भी हमने मिसाल की थी। प्राइम कॉस्ट मेथड में क्या होना है, इट इज अ सम ऑफ, इसमें जमा की जाएंगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अगले सफ़े पे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड तो जमा किए जाएंगे लेकिन कौन से वाले, वेरिएबल। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अंडर विच द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। पॉज कीजिएगा जरा। अच्छा जी, एक सेक्शन इसके साथ ही है जो एक दिन हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ये लीज क्या होती है, लीज होती है चीज का किराए पर लेना। लीज क्या होती है, चीज का किराए पर लेना। इसमें जो किराए पर लेने वाला होता है उसे कहते हैं लेसी, और जो किराए पर देने वाला होता है उसे कहते हैं लेसर। तो लेसी लेसर को किराए पर कोई एसेट देता है। पढ़ें जी, आ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर। ये ना कुछ डिडक्शंस की एग्जांपल्स आ रही हैं, कुछ खर्चों की मिसालें आ रही हैं। A deduction shall be allowed for a tax year for lease rental paid by lessee to a bank। अगर लेसी कोई बैंक को किराया दे दे तो वो लेसी के लिए खर्चा है। जैसे मैंने कहा था, उधर एग्जांपल की थी हमने दूसरे सफ़े पर, जहां हमने लिखा था डॉलेंस किराया दे रहा है। पहले ये दूसरे सफ़े पर थी इस चैप्टर के। डॉलेंस किराया दे रहा है ऐसे एसेट का जो डॉलेंस ने लीज पर लिया हुआ है लीजिंग कंपनी से। ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है ना, ये कार होती है, कार। ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर को ब्रैकेट में ले लें। इसका मतलब मैंने आपको भी समझाना है, थोड़ा सा पेंडिंग लिख दिया मैंने। फॉर डिडक्शन ऑफ लीज रेंटल द कॉस्ट ऑफ कार शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा आप रेंटल पे करेंगे तो कहता है वो मैं आपको माइनस नहीं करने दूंगा। इसका एक न्यूमेरिकल इंपैक्ट है, वो इंशाल्लाह हम सिलेबस के बिल्कुल एंड पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। 25 लाख से ऊपर की अगर आप गाड़ी खरीद लेते हैं, अगर आप
25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद लेते हैं तो वो आपको उसके रेंटल माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है। फॉर डिडक्शन ऑफ लीज रेंटल द कॉस्ट ऑफ कार शेल नॉट बी ग्रेटर देन 25 लाख। तो 25 लाख से ऊपर की रेंटल माइनस करने की इजाजत नहीं। जैसे कोई भी लॉ में लिमिट लगा देते हैं कि यार ये इतने इतने लोअर ऑफ करके कर लो, हायर ऑफ करके कर लो, तो मैक्सिमम बोलें कितने रेंटल माइनस करने की इजाजत है? 25 लाख तक किराए माइनस करने की इजाजत है। इससे ज्यादा महंगी चीज अगर आपने किराए पे ली तो कहते हैं महंगी महंगी चीजों के किराए मैं नहीं माइनस करने दूंगा। अच्छा, एक बंदे ने बिजनेस के लिए ना उस लोन चाहिए था, तो वो लोन लेने के लिए बैंक के पास गया, तो बैंक को उसने जो है वो इंटरेस्ट पे किया। तो जो बैंक को उसने इंटरेस्ट पे किया ये इसके बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय अ बिजनेसमैन इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस, ऊपर बिजनेसमैन लिखें, पर्सन से मुराद पेड बाय अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए लिया लोन। जब बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए लिया लोन तो उस लोन पर बैंक को पे करने गया इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ये नॉर्मल खर्चा है और ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की जाता है। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेसमैन इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी। डॉलेंस को पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। डॉलेंस ऑब्टेन बैंक लोन। इस पे किया इंटरेस्ट। डॉलेंस इशूड मुदारबा सर्टिफिकेट्स। इस पर कोई अमाउंट पे की। टू होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट। अमाउंट पे की टू होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। डॉलेंस इशूड मुशारका सर्टिफिकेट्स। इस पे कोई अमाउंट पे की। टू होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। डॉलेंस मेड अरेंजमेंट ऑफ मुशारका विद इस्लामिक बैंक।
कुछ अमाउंट पे की, इंटरेस्ट नहीं होता ये सारी चीजें, ये सारी अमाउंट्स डॉलेंस के लिए डिडक्शन अलाउड है। पहले थीम समझिएगा बात की, फिर मैं टाइम नोट करने का दूंगा, और फिर मैं आपको नोट करने के टाइम के बाद फिर मैं आपको जो है वो टाइम दूंगा पढ़ने का। डॉलेंस को पैसों की जरूरत है, डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी। ऑप्शन 1, डॉलेंस कन्वेंशनल बैंक से जाके लोन ले ले। कन्वेंशनल बैंक से मुराद है कि इस्लामिक बैंक ना हो, उससे लोन ले ले। 10 लाख लोन लिया, उस पे डॉलेंस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करेगी, तो डॉलेंस को ये इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। एक अरेंजमेंट ये होता है कि डॉलेंस को अगर पैसों की जरूरत है तो डॉलेंस जाकर किसी इस्लामिक बैंक से लोन, किसी बैंक से लोन ना ले, बल्कि एक इस्लामिक अरेंजमेंट करे। वो इस्लामिक अरेंजमेंट क्या होता है वो आपने मेरे से गौर से सुनना भी है और समझना भी है। वो इस्लामिक अरेंजमेंट ये होगा कि डॉलेंस लोगों को कहेगा, लोगों तुम मुझे पैसे दो और मैं सर्विसेज देता हूं, यानी मैं एसी बनाता हूं, और फिर तुम्हें कुछ ना कुछ उसके बदले मैं भी दूंगा, इंटरेस्ट वो नहीं होगा। तो लोगों ने डॉलेंस को 10 लाख रुपया दे दिया, डॉलेंस ने साल के एंड पे इनको 1.5 लाख रुपया कमा के दिया। इस 1.5 लाख का मैं नाम रख रहा हूं अमाउंट पेड टू होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। डॉलेंस इशूड सर्टिफिकेट्स टू जनरल पब्लिक। डॉलेंस ने जनरल पब्लिक को सर्टिफिकेट्स इशू किए, मुतारबा सर्टिफिकेट्स, और बाद में उसको अमाउंट पे कर दी कि यार ये पकड़ो, इंटरेस्ट ये नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा है। इसी तरह आगे चले, मिसाल और वाज़ेह होगी। डॉलेंस को पैसों की जरूरत पड़ी, डॉलेंस ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि आम लोग मुझे उधार दें। आम लोगों ने कहा ठीक है डॉलेंस, हम आपको उधार देते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट रखो मुशारका का। मुशारका का अरेंजमेंट ये होता है कि डॉलेंस भी थोड़े से पैसे डाले और वो लोग भी थोड़े से पैसे डालें। तो डॉलेंस और उन लोगों ने मिलकर पैसे डाले, और जो लोग 20 लाख रुपया लाए थे, डॉलेंस ने उसको साल के एंड पे इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई 2-3 लाख रुपया अमाउंट दे दी कि यार आप लोग घरों से पैसे लाए हो 20 लाख रुपया, तो आपका भी कुछ हिस्सा बनता है 2-3 लाख। इट इज अमाउंट पेड टू होल्डर्स ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट होल्डर कौन होता है? सर्टिफिकेट होल्डर, जब आम लोग घरों से पैसा लाते हैं तो आम लोग परेशान हो जाते हैं कि डॉलेंस के पास जो मैं अपना पैसा रखवा रहा हूं, तो क्या ये मेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है या ये मेरी इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो डॉलेंस आगे बढ़ के उसको कहती है तुम परेशान ना हो, ये तुम्हारी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, मैं तुम्हें बदले में एक सर्टिफिकेट बना के दे देती हूं। इस सर्टिफिकेट का नाम अगर सिर्फ बस 2-3 मिनट, इस सर्टिफिकेट का नाम अगर सिर्फ लोग पैसे डालें, डॉलेंस पैसे ना डाले, तो मुदारबा सर्टिफिकेट, और अगर लोग भी पैसे डालें और डॉलेंस भी पैसे डालें तो इस सर्टिफिकेट का नाम मुशारका सर्टिफिकेट, जिसे शिरकत कहा जा सकता है। तो डॉलेंस ने आम लोगों में मुशारका सर्टिफिकेट्स बांटे, लोग घरों से बदले में पैसे लेके आ गए, तो डॉलेंस इनको कोई ना कोई अमाउंट पे करेगी। ये अमाउंट जो है वो डॉलेंस को इंटरेस्ट के तौर पे तो नहीं, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। कई दफा ऐसा होता है डॉलेंस लोगों से पैसा नहीं मांगती, डॉलेंस मेड अरेंजमेंट ऑफ मुशारका विद बैंक। डॉलेंस इस्लामिक बैंक के पास जाती है और इस्लामिक बैंक को जाके कहती है कि यार आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा उधार दे दो, थोड़े से पैसे तुम डालो, थोड़े से पैसे मैं डालती हूँ, शिरकत कर लेना। दोनों मिलके पैसे डालते हैं। तो ज़ाहिर बात है बैंक ने अगर 50 लाख रुपए दिया है तो बैंक को साल के एंड पे आप 5-6 लाख रुपए को प्रॉफिट देंगे। इसका नाम इंटरेस्ट नहीं होगा, इसका नाम अमाउंट पेड होगा। तो अमाउंट पेड आपने जो बैंक को की, ये सारे खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। मैं पहले पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको मैं नोट करने का टाइम देता हूँ।
अमाउंट पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं, अमाउंट पेड, इधर इंटरेस्ट लिख के काटें, इंटरेस्ट पेड नहीं, ताकि याद रहे, इंटरेस्ट पेड बाय डॉलेंस लिखें, बाय डॉलेंस, इंटरेस्ट पेड नहीं, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर, या इसका मुश्किल सा नाम है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर, इसको ब्रैकेट में लें, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर फॉर फंड्स बोरोड, इधर दोबारा लिख लें बाय डॉलेंस, फंड्स बोरोड बाय डॉलेंस, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर और अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू अ बैंक अंडर अ स्कीम ऑफ मुशारका विद डॉलेंस। बार बार इसको पढ़ें, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू अ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस, आसान सा फिक्र है यार, बार बार रिपीट करे, टू मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर, अमाउंट पेड बाय डॉलेंस टू अ बैंक अंडर अ स्कीम ऑफ मुशारका विद डॉलेंस। चलें जी, आगे जो रह गया उसको छोड़ने पर, ये नोट कर लें भाई, ऐसा करो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह आप मंडे को मिलते हैं। एक मिनट मुझे इधर हो लेने दो, चलो अभी जो स्क्रीन पे सारा नजर आ रहा है, हाँ ठीक है, क्लोज कर दो।